साथियों नमस्कार। आ, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसमें भू आकृतियां हैं। भू आकृतियों में हम सबसे पहले देखने वाले हैं खनिज और शैल क्या होते हैं, शैलों के प्रकार, उनकी विशेषता। भू आकृति अपक्षय, बृहत्तरण, अपरदन, निक्षेपण, मृदा निर्माण आदि इत्यादि के बारे में समझेंगे। तो आज हम भू आकृतियों में सबसे पहले जो शैल और खनिज है इनके बारे में समझेंगे। तो खनिज और शैल क्या होता है? तो इसमें है पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में विभिन्न एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली अवस्था में। अगर माना जाए ये पृथ्वी है तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो गर्म होगा और साथ ही लिक्विड भी होगा। और ऊपर जो है, ऊपर जो हार्ड हार्ड है और ये जो है ठंडी भी है। तो पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल अन्य तत्वों से। तो सबसे ज्यादा किसी एलिमेंट का अगर वजन के हिसाब से परसेंटेज में देखें तो ऑक्सीजन का वेटेज जो है वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का बारी आती है 8.13%। लोहे की बात आती है तो 5%। उसके बाद कैल्शियम की आती है, सोडियम का 2.83%। ये उनके भार के हिसाब, भूगर्भ पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते बल्कि सामान्यतः एक दूसरों के साथ मिश्रण रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व है। खनिज क्या है? एक नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचुरल मटेरियल्स है जो कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है, जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वी खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज अमूमन दो तत्वी होते हैं, लेकिन कभी कभी सल्फर, चांदी, सोना, ग्रेफाइट इत्यादि एक तत्वी खनिज भी होते हैं। खनिज खनिज को जनरल भाषा, जिसको खनन के प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, इसको खनिज कहा जाता है। अ, विभिन्न पदार्थों से मिलकर निर्माण करते हैं, इन पदार्थों को खनिज नाम दिया जाता है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूपर पट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, उनको नाम दिया गया है, लेकिन उनमें सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिजों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा पाया जाता है, ये जो मेन सोर्स है, ये आगे आके बाहर निकल के जो भी बनाया जाता है, इसको मेन सोर्स मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल सोर्स है। इसे मैग्मा के ठंडे होने पर, इस मैग्मा के ठंडे होने पर पेट्रोलियम, ठंडे होने पर देखते हैं, ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। मतलब अगर अंदर में है मैग्मा, ऊपर आकर लावा बनता है, लावा धीरे धीरे ठंडा होकर खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होते जाता है ठोस शैल में बन जाता है और खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, कोयला तो फिर पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। इधर जो टेबल में दिया गया है क्या है,
भौतिक विशेषताओं के आधार पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? क्रिस्टलन का बाहरी रूप, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टाकार, मतलब अणु किसी भी पदार्थ का अगर अंदर का पदार्थ है जैसा रहेगा वैसे ही जो है क्रिस्टल तय करेगा कि वो बाहर 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 का उसका संरचना कैसा होगा, अष्टभुजाकार, षष्भुजाकार या प्रिज्म। विदलन, सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक क्या होती है? रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी इत्यादि। किसी भी हर मटेरियल के, सभी खनिज का अलग अलग रंग होता है। रंग कुछ खनिजों चमक, रंग के बिना भी किसी पदार्थ रंग के बिना भी किसी पदार्थ की चमक अपनी चमक होती है, जैसे लाइट, रेशमी, ग्लॉसी। कुछ खनिजों के रंग उसी परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्टजाइट का रंग श्वेत, हरा, लाल एवं पीला हो सकता है। धारियां, किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलेकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैगनी या हरा होता है, जबकि उस पर श्वेत धारियां होती हैं। पारदर्शिता, पारदर्शी प्रकाश किरणें इसमें प्रकाश आर पार जाती हैं, वस्तुएं सीधी देखी जा सकती हैं। पारदर्शी प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तुएं देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होंगी। तो फिजिकल जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, धारियां होंगी, रंग होंगे, चमक होंगे, उनके क्रिस्टल का आकार होगा, पारदर्शिता होगी और कठोर संरचना। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम व अथवा खुरदुरे पीसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकरणकारी है। कठोरता, अपेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरतापन मापना एक खनिज है। टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डेस्पर, क्वार्टजाइट, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच व चाकू की नोक 5.5 है। अपेक्षिक भार दी गई है। वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी के वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दें। तो ये था इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। जो मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर निकल लावा, मैग्मा जो है लावा, मैग्मा बाहर निकल के धीरे धीरे लावा ठंडा होता है और फिर वह अनेक पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थों में, कोयले में परिवर्तित हो जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित, यह जो है ठोस तरल गैस रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज एवं उनकी विशेषताएं। खनिज, उनकी विशेषता। फेल्डस्पर क्या होता है? सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित। सिलिकॉन और ऑक्सीजन Si+O2 सभी फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल होते हैं। पृथ्वी की प्रकृति का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वार्टजाइट क्या होते हैं? क्वार्टजाइट ही रेत
ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह श्वेत या रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है क्वार्टजाइट। रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है क्वार्टजाइट में। यह कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील है तथा श्वेत या रंगहीन होता है क्वार्टजाइट तथा इसका उपयोग रेडियो तथा रडार में होता है। अब बात करें पायरोक्सिन का। पायरोक्सिन की कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा एवं अथवा काला होता है। एम्फीबॉल क्या होता है? एम्फीबॉल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है। इसमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित होता है। पायरोक्सिन क्या होता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका में शामिल होता है। कैल्शियम में शामिल होता है, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में और साथ ही आयरन में और साथ ही सिलिका इसमें शामिल होता है पायरोक्सिन। और पृथ्वी के पृष्ठ का 10% हिस्सा जो है पायरोक्सिन से बना होता है। और साथ ही हम पढ़े थे कि फेडोस्पर जो है फेडोस्पर पृथ्वी का प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। और पायरोक्सिन, एम्फीबॉल इनसे पृथ्वी के पृष्ठ का 7%, 10% भाग क्या जैसे आधा 50%, तो 50% समझ लो फेल्डोस्पर से। तो फिर पायरोक्सिन पायरोक्सिन का 10%, 60% और 7% भाग एम्फीबॉल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है। इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेड भी एम्फीबॉल का एक प्रकार है। माइका इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी के प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। और साथ ही ओलिविन क्या होती है? ओलिविन होती है मैग्नीशियम, लौह तथा सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व हैं। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में फ्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बायराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। धात्विक खनिज को बहुमूल्य तत्व, लौह तत्व और अलौह तत्व। बहुमूल्य तत्व में स्वर्ण हो गया, चांदी, प्लेटिनियम ये बहुमूल्य तत्व है। लोहे में लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलौह धातुएं इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं, और जैसे गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सेल क्या होती है? सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी होती है। सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। कठोर सेल या गर्म, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर, सेल खड़ी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्टजाइट है। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के
विभिन्न प्रकार हैं। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। ये एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी शैली के साथ संबंध। जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय शैल या मैग्मा तथा लावा से घनीभूत अवसादी शैल। अवसादी शैल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम। और कायांतरित शैल, 3 प्रकार के शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और आग्नेय शैल उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। आग्नेय शैल, चूंकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। और इंजीनियस लैटिन भाषा में इग्नियस शब्द से बना, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जब आप ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय शैल कहलाता है। जब मैग्मा कहने का मतलब है कि जो लावा है, मैग्मा ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठोस जैसे हुए उसको आग्नेय चट्टान का ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जा सकता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेग्मेटाइट और बेसाल्ट ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैल, जब आग्नेय चट्टान टूट जाते हैं। अवसादी सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से उसे, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें विशेषता आग्नेय, अवसादी व कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है, ये टूटकर अवसादी शैलों में ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों टूटकर जो है अवसादी शैल बनते हैं। कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत से अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी अवशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म शैल जैसे अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक परतें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ बालुकाश्म, पिंडाशिल, चूना पत्थर, सेल विमृदा आदि। कार्बनिक रूप से मृदा निर्मित, उदाहरणार्थ गिजराइट्स, गड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि। कायांतरित शैल का अर्थ है कि स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं या भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है
कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। बिना किसी रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पीसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टीकरण होता है। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतहों में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसे संरचनाओं को बैडिंग कहते हैं तथा बैडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। कायांतरित सेल होने वाले वास्तविकता सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं और कायांतरिक सेलों दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, पात्रित सेलें तथा अपात्रित सेलें। पट्टिताश्मी ग्रेनाइट, साइनाइट और स्लिट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। सेल चक्र सेल अपनी मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। अग्नि सेल प्राथमिक सेलें हैं और अन्य अवसादी सेल हैं। बाकी कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है। कहने का ये मतलब है कि आग्नेय सेल टूटकर जो है आग्नेय सेल जो टूटेगा, आग्नेय सेल टूटकर अवसादी सेल और अवसादी से फिर कायांतरित में विभक्त हो जाता है और आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठ सेलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भूभाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत हैं। तो खनिज सेल क्या होता है? सेल जो है अंदर से जो मैग्मा लावा के रूप में निकलता है, ये मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान फिर अवसादी के बाद कयांतरित से फिर उसको आग्नेय ऐसे बदला जा सकता है। तो अवसादी चट्टानों निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख ग्रेनाइट के तत्व हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। और निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? क्रिस्टली। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व खनिज नहीं है? माइका, चांदी, ग्रेफाइट। माइका। कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा। कौन अवसादी नहीं है? ये थोड़ा सा अवसादी नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। और बाकी प्रयास करिए कि
इसमें जो सेल से आप क्या समझते हैं, सेल, आग्नेय सेल क्या है और सादी सेल का क्या अर्थ है, शैलजी चक्र का प्रमुख, इन सबको छोटे छोटे आंसर देते रहिए ताकि आप बड़े आंसर लिख सकें। दिस इज द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनिंग आंसरिंग। तो क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते रहने से ही आप बड़े क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में न्यू चैप्टर के साथ। बताइएगा कमेंट में कैसे लगा और कैसे सुधारा जा सकता है कमियों को, और बार बार रिवीजन करिए इस